Hello everyone, welcome to Blackboard classes. I am Khushbu Gupta and today we will be doing capital gains. So, what is the charging section of capital gain? सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन क्या है कैपिटल गेन का। तो इस सेक्शन का नंबर याद रखिएगा, इट इज़ 45 सब सेक्शन 1, इसको याद रखना। अब ये चार्जिंग सेक्शन हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है कि कैपिटल गेन कब लगेगा और किस पर लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल गेन आप कैपिटल एसेट पर लगाओगे, पर कब लगाओगे? जब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए कैपिटल एसेट का, और ट्रांसफ़र कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर जैसे अभी 1920 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आपको 1920 फाइनेंशियल ईयर में इसका ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप 20 एंडिंग की रिटर्न में इसको, ये 20 एंडिंग की रिटर्न में टैक्सेबल होगा अगर ये 1920 में ट्रांसफ़र किया गया होगा। ठीक है, अब देखिए, और उस ट्रांसफ़र से प्रॉफिट्स और गेन्स होने चाहिए। ठीक है, एनी प्रॉफिट्स एंड गेन शुड अराइज फ्रॉम सच ट्रांसफ़र, और ये जो गेन है उनमें एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए, एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकते उन गेन्स पर आप। ठीक है, सच कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्टेड। तो देखिए 5 कंडीशन कौन कौन सी हुई? कैपिटल एसेट होना चाहिए आपके पास, उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांसफ़र कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उस पर आपको गेन भी होना चाहिए उस ट्रांसफ़र पर। अगर आप सेल करते हैं तो आपको उस पर गेन भी होना चाहिए, कैपिटल गेन तभी लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी तभी आएगी। और वो गेन एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, उसमें एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम्प्ट हो गया तो फिर किस पर टैक्स लगाओगे? एग्जाम्प्ट ही हो गया, माफ़ ही हो गया, उस पर एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन टू सब सेक्शन 47। ठीक है, अब इसका भी सेक्शन याद रखना। अब देखते हैं ट्रांसफ़र किसे कहते हैं। देखिए एक्सचेंज, आपके पास दो मशीन है, आपके पास एक मशीन है, दूसरे इंसान के पास एक मशीन है। अब आप आपस में ही बदल लेते हो, एक्सचेंज कर लेते हो, तो ये भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। अब हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं ट्रांसफ़र को? क्योंकि कैपिटल गेन का चार्ज तभी लगेगा जब ट्रांसफ़र होगा, तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए ना ट्रांसफ़र कहते किसे किसे हैं, तभी तो हम कैपिटल गेन टैक्स लगा पाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज हमने पढ़ लिया। रेलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट का मतलब होता है आपका किसी एसेट पे राइट है। ठीक है, आपने उस राइट को सरेंडर कर दिया, तो उसको बोला जाता है, राइट को जो सरेंडर कर देते हैं एसेट पर, उसको बोला जाता है रेलिंक्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन एसेट, ये क्या होता है? आपके पास एक राइट था एक एसेट पे, आपने उसे ख़त्म ही कर दिया, एसेट आपने एंड कर दिया। एंड मतलब एक्सटिंग्विशमेंट। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन एसेट। ठीक है, अब देखो कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, इसमें देखो अभी जैसे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पर हाईवे बनाना है, तो गवर्नमेंट इन प्रॉपर्टीज़ को खरीद लेती है। अब कैसे खरीदती है? कंपलसरी खरीदती है, मतलब ऑप्शन नहीं देती सामने वाले को कि हम ये खरीदें या नहीं खरीदें, पूछती नहीं है, वो कंपलसरी खरीदती है। आपको कंपनसेशन देगी, वो पैसे तो देगी खरीदने के, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आपको सेल करनी है या नहीं करनी है। गवर्नमेंट को खरीदनी है मतलब खरीदनी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन। तो देखिए कन्वर्जन ऑफ एन एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अभी आपके पास कोई एसेट है, कोई मशीन है जिससे आप प्रोडक्शन करके माल बना रहे हो, माल बेच रहे हो, लेकिन अब ये मशीन को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आप मशीन ही बेच सेल रहे हो। ठीक है, आपका बिजनेस ही चेंज हो गया। ठीक है, आप अब मशीन ही बेच रहे हो, मशीन ही खरीद रहे हो, तो अगर आप एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो वो भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। ठीक है, कंपलसरी अगर गवर्नमेंट एक्वायर करती है तब भी ट्रांसफ़र माना जाएगा, जो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स राइज होगा। ठीक है, यहाँ देखो एनी ट्रांसफ़र कवर्ड बाय सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A में जितने ट्रांसफ़र कवर होते हैं वो भी
हमारे पास ट्रांसफ़र माने जाएंगे। इसमें डिटेल में नहीं जाना, आप बस इसका सेक्शन का नाम याद रखो और ये लॉ का नाम याद रखो, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट देखो ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है ना, डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। अब 95 के जैसे इशू किए गए, लेकिन इनकी मैच्योरिटी और रिडेम्पशन का टाइम जब आता है तो 100 रुपीज़ में वापस दिए जाते हैं, मतलब फुल वैल्यू में इसको रिडीम किया जाता है। तो अब इस पे जो 5 रुपये का गेन हुआ, ठीक है, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इस पर भी सरकार कैपिटल गेन टैक्स मांगती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ट्रांसफ़र में कवर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में देखिए क्या कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या क्या कवर करती है। अगर आपको कैपिटल गेन चार्ज लगाना है, उसमें आपने पढ़ा था कैपिटल एसेट होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है। तो ये हम यहाँ देखेंगे कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है। अभी देखिए, एनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल। मूवेबल का मीनिंग हुआ जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। इमूवेबल जिसको आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। मूवेबल में आ गई आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, इमूवेबल में आपके पास आ गई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। देखो, आपको चाहे बिजनेस और प्रोफेशन से हमारी लिंक हो या नहीं हो, कनेक्टेड हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको भी इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल एसेट मानते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा जो भी सिक्योरिटीज़ हेल्ड की हुई हैं वो भी हमारी कैपिटल एसेट हैं, एज़ पर अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है एज़ पर सेबी रेगुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी इंडियन कंपनी में कोई राइट है जिसमें मैनेजमेंट और कंट्रोल का राइट भी इंक्लूड है, तो वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर होता है, ठीक ठीक। अब देखो इसमें एक्सेप्शंस क्या लिखे हुए हैं, एक्सेप्शंस देखते हैं इसके। ये हमारे पास 4 एक्सेप्शन, इन चारों पे नहीं लगेगा, ये मतलब इस पे कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा और ये कैपिटल एसेट में ही नहीं आते। जब कैपिटल एसेट में ही नहीं आते, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। तो एक्सेप्शंस क्या लिखे हैं देखो, पहले तो हमें बोला कि एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, मूवेबल हो या ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन में लिख दिया उन्होंने कि स्टॉक एंड ट्रेड नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स नहीं माने जाएंगे कैपिटल एसेट, मतलब इस पर कैपिटल गेन टैक्स की माफ़ी है, ठीक है। देखो, ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है बिजनेस प्रोफेशन का, रॉ मटेरियल है कुछ, ठीक है, तो उस पर नहीं आएगा। दूसरा बोला कि मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, ऐसी पर्सनल चीज़ें, इमूवेबल पर्सनल है जैसे कि आपके पास लैंड है या बिल्डिंग है, उस पर तो लगेगा। लेकिन अगर कोई मूवेबल पर्सनल चीज़ है जैसे आपके कपड़े, फर्नीचर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर कुछ मूवेबल है और पर्सनल इफेक्ट है तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरकार कहती है कि हम सब कुछ माफ़ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बेचने पर भारी मुनाफा होता है। वो चीज़ें क्या हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, ड्राइंग हो गई, पेंट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट हो गया। तो ये जो 6 चीज़ें आप देख रहे हैं ABCDEF, ठीक है, ये 6 चीज़ें आप जो देख रहे हैं ना इधर, इन चीज़ों को बेचने पर बहुत भारी मुनाफा भी कमाया जाता है। तो सरकार कहती है अगर इस पर टैक्स माफ़ कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो सरकार कहती है कि हम इसको एक्सक्लूजन में डालें, एक्सक्लूड, ठीक है, बट एक्सक्लूड। तो ये मूवेबल पर्सनल इफेक्ट तो ठीक है, यहाँ पे हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ये जो 6 चीज़ें मूवेबल पर्सनल इफेक्ट हैं, हम इनको एक्सक्लूजन लिस्ट में डाल रहे, इस पर हम आपसे टैक्स लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 एक्सेप्शंस हैं हमारी, ठीक है, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। अब देखिए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी और कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपने उस रूरल एग्रीकल्चर लैंड को 2 साल तक, 2 ईयर्स तक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए
यूज़ किया होना चाहिए, ठीक है। यू हैव मतलब आपने उसको 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। और फोर्थ हमारे पास है एक्सेप्शन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड की। अगर आपके पास गोल्ड है 2 किलो का, ठीक है, मान लो है, ठीक है, अगर आपके पास 2 किलो का गोल्ड है तो अगर आप उसको बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, सरकार मांगने खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर वही 2 किलो का गोल्ड ना रखकर आप 2 किलो का गोल्ड का बॉन्ड रखते हो, आपके पास एक बॉन्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि आप 2 किलो के गोल्ड के मालिक हो और उस पर सरकार की स्टैंप है। अगर आप इसको बेचते हो, ठीक है, सरकार की स्टैंप बहुत मायने रखती है, ठीक है। अब अगर आप इसको बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल एसेट कब मानी जाएगी कब नहीं मानी जाएगी आपको इसका आइडिया हुआ होगा। अगर एक बार और सुन लेना रिवाइंड करके, इसको आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, अब देखिए कैपिटल एसेट होती कितने प्रकार के हैं। देखिए 2 प्रकार की कैपिटल एसेट होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जो जनरल रूल है, जो जनरल हमारे पास एक रूल है, वो ये कहता है कि अगर 36 महीने से कम में आपने कोई भी चीज़ बेच दी, मतलब आपने आज खरीदी, उसको 36 महीने भी पूरे नहीं हुए, 3 साल भी पूरे नहीं हुए और आपने उसको बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की तरह हम उस पर आपसे टैक्स लेंगे, ठीक है। अब लेकिन सरकार कहती है लेकिन अगर आपने एक चीज़ आज खरीदी और उसे 36 महीने तक रखा अपने पास, उसके बाद जाके आप बेचते हो, ठीक है, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी, ठीक। ये जनरल रूल है 36 मंथ्स का। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी आते हैं। अब वो देखिए वो क्या है। अब वो आते हैं 12 महीने और 24 महीने। अब 12 महीने में कौन से कवर किए जाते हैं, ये देखिए, लिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स इन अ कंपनी। मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कौन से होने चाहिए पर लिस्टेड होने चाहिए, ठीक है, लिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए, ठीक। लिस्टेड सिक्योरिटी होनी चाहिए, कौन सी, डिबेंचर और बॉन्ड्स लिस्टेड होने चाहिए, तीनों चीज़ें लिस्टेड हैं ये, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखिए यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये भी ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी, अगर इन्हें आप 12 महीने तक भी रखते हो और 12 महीने के बाद बेचते हो तब भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएंगे। जनरल रूल बोलता था कि 36 महीने रखने पड़ेंगे, लेकिन इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स जो कि लिस्टेड हैं, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, इनको अगर आप 12 महीने के बाद भी बेचते हो, 12 महीने रखते हो एटलीस्ट, उसके बाद बेचते हो, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये जो देखिए 24 महीने वाला जो है उसको देखिए, उसमें क्या क्या आता है। उसमें आता है देखिए अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। अभी ऊपर हमने देखा था लिस्टेड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। अगर अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आपने 24 महीने रखे, ठीक है, इसको आपको 24 महीने रखना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की तरह इस पर टैक्स लगवाना है। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रखकर फ़ायदा क्या होता है, टैक्स कम जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे टैक्स जाता है ज़्यादा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है, क्योंकि हाँ 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो टैक्स रेट भी कम होता है, ठीक है। टैक्स रेट कम के साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वो होता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट, ठीक है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को 24 महीने कम से कम रखना पड़ेगा, ठीक है। 24 महीने के बाद अगर आप उसको बेचते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग, ठीक है, वो भी हमारे पास 24 महीने अगर आप रख के बेचते हो, उसके बाद बेचते हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको लिस्टेड डिबेंचर बॉन्ड्स दिख गए, यहाँ कहीं भी आपको अनलिस्टेड डिबेंचर बॉन्ड्स दिखे, नहीं दिखे, नहीं दिखे ना, यहाँ आपको कहीं भी इन सब में अनलिस्टेड डिबेंचर बॉन्ड्स दिखे, नहीं दिखे, तो कहाँ आएंगे
वो जाएंगे जनरल रूल में 36 मंथ, यहाँ नहीं यहाँ। अगर आप उसको 36 महीने रखते हो और फिर बेचते हो तो यहाँ, और 36 महीने से पहले बेचते हो तो यहाँ, ठीक है, वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ कवर होंगे जनरल रूल में, ठीक। और अगर अच्छा अभी प्लांट एंड मशीनरी दिखी कहीं नहीं दिखी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगी फिर, वो भी जनरल रूल में जाएगी, ठीक है। 36 महीने से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 36 महीने से कम तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पर यहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर बॉन्ड्स जो कि लिस्टेड हैं, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, 12 महीने से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 12 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक। अब अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 24 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ट्रांसफर गेट्स कंप्लीटेड, ट्रांसफ़र कब कंप्लीट किया जाता है, मतलब कब कंप्लीट माना जाएगा। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो, मूवेबल प्रॉपर्टी में सिंपल है कि डिलीवरी हो गई, ठीक है, डिलीवरी हो गई मतलब ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। इसमें तो सिंपल है, मूवेबल जो एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सके, तो डिलीवरी हो गई मतलब ट्रांसफ़र हो गया, इसमें सिंपल था। इमूवेबल में दो चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते आप, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया करवा लिया आपने, ठीक है, टाइटल डीड बन गई, टाइटल ट्रांसफ़र डीड, ठीक है, बेनामी होती है ना ज़मीनों की, तो अगर वो हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने तो ट्रांसफ़र कंप्लीट, ठीक। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको कंडीशंस, ट्रांसफ़र मानने के लिए क्या होना ज़रूरी हो जाएगा, जो कंडीशंस होती है ना, देखिए कंडीशंस ऑफ सेक्शन 53A आपको कंप्लाई करनी होगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कंडीशंस कंप्लाई करनी होंगी सेक्शन 53A की, तब माना जाएगा कि ट्रांसफ़र हो चुका है। ये देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल गेन का चार्ज लगाना है तो हमें देखना पड़ेगा किस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है, उसी प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन का टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक्विजिशन, एक्विजिशन कहाँ से आया, एक्वायर से। एक्वायर का मीनिंग क्या होता है, परचेज, ठीक है। अब परचेज की कॉस्ट, कितने की हमें कॉस्ट पड़ी जब हमने परचेज किया, अमाउंट फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय द सेसर, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होगा, अगर आपने कोई खर्चे किए हैं कैपिटल नेचर के उस परचेज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा मान लो, ठीक है, अगर आपने आपके बिहाफ पे हुए ये खर्चे तो वो भी माने जाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या आता है कि सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हम करते हैं एडिशन या ऑल्ट्रेशन या फिर इम्प्रूवमेंट। एक मशीन थी वो बिगड़ गई, ठीक है, अब इतनी अच्छी इतनी इफिशिएंटली काम निकल गई तो हम बोलते हैं इस तरह इसको रिपेयर करवा दो, ठीक है। तो आपने उस मशीन पे भारी खर्चा किया जिसका बेनिफिट आपको अगले 3 साल मिलने वाला है, ठीक है, अगले 3 साल में बढ़िया काम करने वाली है, आपने इस पर भारी खर्चा कर दिया, कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया, तो ये जो कैपिटल नेचर का खर्चा किया है वो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आता है, ठीक है। अब ये देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट इज नल, ये मैंने ऐसे एक नोट लिख दिया है, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, इसको देख लेना। गुडविल एक हमारे पास सेल्फ जनरेटेड एसेट है, गुडविल हम खुद बनाते हैं, है ना, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, निल, ठीक है, ये पढ़ लेना। और नेक्स्ट देखो, अच्छा अब एक होती है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक होती है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, हम कॉस्ट को जो हमारी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट थी उसको इंडेक्स कर देते हैं, इंडेक्स कर देते हैं मतलब महंगाई के हिसाब से उसको आज के प्राइस पर एडजस्ट करके ले आते हैं। मैंने 1990 में कुछ ख़रीदा था, आज 2020 चल रही है, तब महंगाई बहुत कम थी, आज महंगाई ज़्यादा है, तो ये जो हम महंगाई का एडजस्टमेंट करते हैं परचेज कॉस्ट में उसको बोला जाता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
ऐसे ही आप महंगाई का एडजस्टमेंट जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की अमाउंट में करते हैं उसको बोला जाता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखो, अब जैसे यहाँ पे देखो कंपटीशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ देखो आप, ये सेक्शन 48 के अंदर होती है, इसको याद रखना। और एक चीज़ और देखना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हुआ कि आपकी सेल की अमाउंट क्या है, ठीक है, आपकी सेल की अमाउंट, आपको आपने कितने में बेची कोई चीज़, तो वो यहाँ आ जाएगी। अब उस सेल में आपने कुछ, अच्छा अब गवर्नमेंट इसमें टैक्स लगा दे, आपने 50 लाख की कोई चीज़ बेची, 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, अब गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा दे इस वाले अमाउंट में, तो आप तो कहोगे अरे रे भैया बताओ 50 लाख की बेची 20% के हिसाब से 10 लाख तो गवर्नमेंट ने ले दिया, इतनी गलत बात हो गई। अब देखो तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करा दी। अगर आपने इसमें कुछ खर्चा किया है, मान लो 50,000 का खर्चा बिकवाने में आपको लग गया, ठीक है, बेचने में लग गया, तो ये खर्चा आप माइनस कर दो, फिर कितना बचाएगा, 50,000, 49,50,000, ठीक है, 49,50,000 बचा। अब देखो, अब ये बोलते हैं कि अगर आपने 10 लाख की इसको ख़रीदा था तो इसको भी माइनस कर दो, ठीक है, इसको भी माइनस करो कितना, और आपने इस पर खर्चा, इसकी इम्प्रूवमेंट में खर्चा कर दिया, मान लो 2 लाख इस पर खर्चा कर दिया, ठीक है, तो 12 लाख हम इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, 37,50,000 आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो आप दे रहे थे 50 लाख, 50 लाख पे तो नहीं दोगे ऑब्वियसली, ये तो लॉ ही नहीं है। मैं एक बात चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि देखो यहाँ सेल प्रोसीड्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं मांगा, उन्होंने बोला ठीक है अपने खर्चे माइनस कर लो, जो बिकवाने में आपको लगे, आपने कितने में खरीदी थी उसको माइनस कर लो, आपने उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया था वो माइनस कर लो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा इस पर हमें टैक्स दें, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलता है, ठीक है, तो यहाँ नहीं आएगा ये इंडेक्सेशन, ये सही लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सिंपल लिया जाता है, ठीक है, जितने में खरीदी बस सिंपल उठा के अमाउंट डालना होता है। नेक्स्ट देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कॉम्पिटिशन भी सेक्शन 48 के अंडर होती है। अब यहाँ पे देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में आपने सेल की, ठीक है, उसके खर्चे यहाँ पे लिखे हैं, माइनस ऊपर भी कर दो कोई बात नहीं, ठीक है, उस सेल में जो भी खर्चे हुए आपके उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब आपने जितने में खरीदी थी, ठीक है, जितने में भी एसेट खरीदी थी वो यहाँ माइनस करोगे, तो जब इसको माइनस करोगे तो इसको महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करना, पहले तो इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपको जो भी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसको इंडेक्स करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, महंगाई के हिसाब से आपको इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे एडजस्टमेंट करके यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी आपको इंडेक्स करके लिखना होगा, फिर जो नेट आएगा जो बचेगा उस पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोगे। ये देखिए इंडेक्सेशन मैं बताऊंगी आपको, मैं इस लेक्चर में स्लाइड बनानी भूल गई इसकी। देखिए जैसे 50 लाख की हमने 5 लाख की 5 लाख की खरीदी थी, ठीक है, 50 लाख की बेची है, 5 लाख की खरीदी थी हमने 1990 में, ठीक है। अब देखो 5 लाख की खरीदी, तो जो हमारा 1990 में इंडेक्स था, ये इंडेक्स के एक टेबल होती है, ठीक है, इंडेक्स की टेबल होती है, उस टेबल से आपको वैल्यूज़ उठानी होती है, वहाँ पे दिया होता है 1990 में जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो आप यहाँ लिखोगे, 1990 जो भी वैल्यू होगी 1990 की, और जो 2020 की वैल्यू होगी वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो 1990 से 2020 में कितना इंक्रीज हो गया है इस इंडेक्स में, इसके अकॉर्डिंग हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जो हमने ओरिजिनली परचेज की थी तो इसके अकॉर्डिंग हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है। ये मैं इंडेक्स PDF इसके साथ ही लगा दूँगी, ठीक है, इसका इंडेक्स का जो
PDF होगा, इसके साथ ही लगा दूँगी, यहाँ पे एक इमेज लगा दूँगी इस स्लाइड पे, ठीक है। आपको देख के फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ टैक्स और STCG, रेट ऑफ टैक्स और STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रेट ऑफ टैक्स क्या होता है। वैसे तो देखो यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हम नॉर्मली टैक्स लगाते हैं, जो नॉर्मल रेट्स होते हैं स्लैब रेट्स, वैसे ही टैक्स लगाया जाता है और उसको ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, फिर नॉर्मली टैक्स लगा देते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहे हैं कहाँ से, अगर हम इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस पर STT हमने पे किया हुआ है, STT चार्जेबल है, जिस पर STT सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्जेबल रहता है, अगर हम वो पे कर रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स की जो रेट होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वो होगी 15%, ठीक है। कुछ सिक्योरिटीज़ पे जिस पे STT पे किया हुआ होता है, जो 111A के अंदर आती है, ये भी याद रखना है, सेक्शन 111A जो इसके अंदर आती हैं उस पर टैक्स हमारा लगेगा 15%, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेट्स ऑफ टैक्स फॉर LTCA, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे क्या रेट्स रहते हैं। जनरल रूल ये है, देखिए 20% का लगता है, ठीक है, 20% टैक्स लगता है, जनरल रूल है। इसके बाद देखिए, लेकिन अगर हम लिस्टेड सिक्योरिटी यूनिट्स या ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स से मतलब इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं तो जो टैक्स लगता है वो लगता है 20% बेनिफिट इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ और 10% इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बिना। अब देखो, एक तो आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया, ऊपर से हम आपको 10% चार्ज करें, गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं हम इतना ही रियायत नहीं देंगे आपको, इंडेक्सेशन के साथ आप 20% पे करो या फिर इंडेक्सेशन के बिना 10% पे करो, ठीक है। अब आप देख लो जो भी कम पड़े वो पे कर देना, ठीक है। तो इनमें से जो भी कम रहता है हम देखते हैं, जो भी कम रहता है विच एवर इज लोअर हम पे कर देते हैं, ठीक है। 20% इंडेक्सेशन के साथ या 10% विदाउट इंडेक्सेशन। अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू नॉन, अब देखो यहाँ पर लिखा है अनलिस्टेड सिक्योरिटी का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी, ठीक है, उनको अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफ़र पे। नीचे देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर और a unit of an equity oriented fund or a unit of business trust as referred to in section 112A shall be chargeable to tax at 10% in excess of 1 lakh। अब देखो, लेकिन अगर वहीं लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, अगर वहीं पर हमारे पास लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं जिनसे कैपिटल गेन हमारे पास आ रहा है 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, अंडर सेक्शन 112A में जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं जिन पर हमारे पास कैपिटल गेन आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा, तब हम 10% रेट से पे करेंगे। नॉर्मली 20% रहता है, लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है तो 10% पे करेंगे। और अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, देखिए अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे आप पे करोगे 10%, वो भी इंडेक्सेशन के बिना। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लोगे तो थोड़ा कम रेट कर दिया गवर्नमेंट ने, 10% आप पे करो, ठीक है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये अच्छे से देख लेना, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पशन आ गई, तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पशन कवर किए हैं, 54 EC और 54F, ठीक है। अभी पहले 54 देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए अगर कोई भी इंडिविजुअल या HUF, ये किसके लिए है, इंडिविजुअल या HUF के लिए, इसको केवल यही दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, इस छूट के लिए, इस एग्जाम्पशन के लिए। इसमें लिखा है कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको बेचते हैं, ठीक है,
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म होल्ड करके, लॉन्ग टर्म होल्ड करके, ये ध्यान रखना। अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म होल्ड करके आप बेचते हैं, ठीक है, लेकिन तो आपको कैपिटल गेन माफ होगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको एक खरीदनी भी पड़ेगी, एक बेचने के बाद एक खरीदनी पड़ेगी। कब खरीदनी पड़ेगी? या तो आप जब बेची है आपने उससे 1 साल पहले खरीद लो, ठीक है, जब आपने बेची है उससे 1 साल पहले खरीद लो, मतलब 1 साल पहले तक खरीद लो, उसके 1 साल के पहले तक, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने खरीदी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने बेची है तो यहाँ 1 साल पहले तक आप खरीद लो, या फिर 2 साल बाद तक खरीद लो। 2 साल बाद तक नहीं खरीद लो तब हम आपको छूट दे देंगे, या फिर 3 साल बाद तक नई बनवा लो। ये तो परचेज की थी। 1 साल, हम इसको याद ऐसे करो, देखो 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल बाद, 1 साल पहले या 2 साल बाद, 1 साल पहले या 2 साल बाद, ये परचेज की कंडीशन है। कंस्ट्रक्शन की 3 साल बाद, 1 साल पहले या 2 साल बाद, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए है 3 साल बाद तक आप बनवा सकते हो, 3 साल के अंदर अंदर बनवा सकते हो, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट और कैपिटल गेन, मतलब आप न्यू एसेट, आप जितने की न्यू एसेट खरीदोगे उतने की आपको मिलेगी एग्जम्पशन, या फिर जो आपका कैपिटल गेन होगा उतनी मिलेगी। इनमें से जो भी कम होगा उतनी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसको समझ लो एक बार। जैसे आपको 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, 50 लाख की आपने बेची, उसमें से 30 लाख की आपने माइनस कर दी, खरीदी थी, 20 लाख का बचा, ठीक है। अब या तो 20 लाख आपको मिलेंगे, जो कैपिटल गेन है आपका, कैपिटल गेन 20 लाख हुआ ना, तो या तो 20 लाख की छूट आपको मिलेगी, या फिर आपने नए एसेट में, ठीक है, तो ये 20 लाख के 2 केस बना लो, ठीक है, कैपिटल गेन। अब 20 लाख में एक तो आपने इन्वेस्टमेंट करी, नए घर खरीद दिया 15 लाख का, एक खरीद दिया 25 लाख का, ठीक है, 20 लाख का आपको फ़ायदा हुआ। यदि आप 15 लाख का नया खरीदते हैं तो आपको 15 लाख की छूट मिलेगी, ठीक है। कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, ठीक है। और यदि आप 25 लाख इन्वेस्ट करते हैं नए घर में और आपका कैपिटल गेन हुआ था सिर्फ 20 लाख, तो आपको 20 लाख की ही छूट मिलेगी। कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, ठीक है, जो भी लोअर, मतलब कैपिटल गेन तक सीमित रहेगा, आपको कैपिटल गेन से ऊपर नहीं मिलेगी। जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है उतनी ही छूट मिलेगी, इसका मतलब ये समझो आप, ठीक है। 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, 20 लाख तक की ही आपको छूट मिलेगी। अगर इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख का किया तो 15 लाख की मिलेगी, 20 लाख का किया 20 लाख की मिलेगी, अगर 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तब भी 20 लाख की आपको छूट मिलेगी, ठीक है। ये देखो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स 54 EC, ठीक है, ये बॉन्ड्स पर बेस्ड है। पिछला हमने देखा था इंडिविजुअल और HUF पे लगता है 54 EC। हमारे पास कोई भी SSC, इसमें कंपनीज भी आ जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ जाती है, सब कुछ एनी SSC इज एंटाइटल्ड फॉर दिस एग्जेम्पशन, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या ट्रांसफ़र होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, आप लैंड को या बिल्डिंग को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हो या दोनों को ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने चाहिए। 36 महीने लैंड और बिल्डिंग के केस में क्या था, 24 महीने थी ना हमारी, तो 24 महीने से ज़्यादा आपने होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अब ये आपने बेच लिया तो कैपिटल गेन माफ़ है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कुछ खरीदना है वो है बॉन्ड्स, ठीक है। आपको नाई के बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स आपको खरीदने पड़ेंगे, जो कि जिनका लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स, 5 साल के बाद ये रिडीम किया जाता है, 5 साल तक आपको इनको होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, बिजली और सड़क, ठीक है, इनके बॉन्ड्स आपको खरीदने पड़ेंगे, तब आपको एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है।
आप देखिए, ये 6 महीने के अंदर, ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चन 6 महीने के अंदर ही आपको ये बॉन्ड्स खरीदने हैं, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, डेट ऑफ ट्रांसफ़र से, ये हमेशा याद रखना, पीछे भी डेट ऑफ ट्रांसफ़र था, फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफ़र, बिफोर ट्रांसफ़र, जब आप सेल करते हो उसके विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। आपको बेचने के 6 महीने के अंदर अंदर ही ये खरीदने पड़ेंगे, तब छूट आपको मिलेगी। और देखो, इसमें भी सेम ही है, कैपिटल गेन तक ही सीमित रहेगा आपकी जो छूट होगी, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आएगा हमारे पास सेक्शन 54 के अंदर, सेक्शन 54 के अंदर। अब इसमें एलिजिबल एसएससी क्या है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। 54 में भी इंडिविजुअल एचयूएफ थे, 54F में भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, 54EC में एनईएसएस था, ठीक है। अब इसमें क्या ट्रांसफ़र होना चाहिए, इसमें आपके पास रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कुछ भी, रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कुछ भी ट्रांसफ़र करो आप, तो यहाँ पे अगर आपका वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा है तो वो यहाँ आ जाएगा, हाँ वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी उसको मिल जाएगी। तो आपने उसको बेच दिया, ठीक है, लेकिन छूट मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ परचेज़ करना पड़ेगा। क्या परचेज़ करना पड़ेगा, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में आपको एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अभी कब तक खरीदनी, इसकी टाइम लिमिट क्या है, वही है इसमें भी, 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल बाद, ठीक है। ऐसे याद करो इसको, 1 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल बाद। 3 साल कंस्ट्रक्शन के लिए है, ये वाली लिमिट्स परचेज के लिए है। इसमें देखो क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, इसमें थोड़ी सी चेंज है। वहाँ तो हम कहते थे कैपिटल गेन तक सीमित रहेगा, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर आएगा 54EC और 54 में। लेकिन 54F में हम बोलते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट होगी वो कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें एग्जम्पशन मिलेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स यूज होगी आपकी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जैसे आपको 5 लाख का गेन हुआ है, ठीक है, और 50 लाख की सेल पर हुआ है 5 लाख का गेन, ठीक है, तो आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकाला जाएगा, ठीक है। ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसको देखो, अगर 5 लाख की सेल 50 लाख पे हुई है तो जो आपने नया अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा कि आपको कितनी छूट मिलेगी। ये ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब बस आज के लेक्चर में यही था, ठीक है। आई होप समझ में आएगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।